नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसे अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समूचे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक छोटा सा अनुभव है तो छोटा, लेकिन उसमें से जो मतलब निकल के आएगा उसके आयाम जो है बहुत बड़े हैं। ये सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बहुत गौर से समझना होगा। तो कल करीब 4 लोगों से वार्तालाप हो रही थी और वो जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे काफ़ी लोग। उनसे जब बातचीत चल रही थी तो पूरे बातचीत का ब्यौरा न दे करके संक्षेप में ये बताना ज़्यादा उचित होगा कि उनकी मानसिकता ठीक वैसे ही काम कर रही थी जो कि 15-20 साल पहले हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से मैं जब बात करता था करीब 10-15 साल पहले या 10-15 साल पहले या 15-20 साल पहले, तो इस GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस के विषय में जो भी कुछ बताया जाता था कि भाई इसी ने देश को बंटवाया, इसी देश के बांटने के कारण जो है 25 से 30 लाख लोग मारे गए और ये घोर सांप्रदायिक पार्टी है, घोर जातिवादी पार्टी है। हमारा और हमारा आप सभी का और गरीब भारतीय भाई बहनों का ये पैसा लूट करके विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वाली है और इसने जो पूरे देश में जो है वो संप्रदाय, जाति, भाषा, प्रांत, गांव, यहाँ तक कि पति पत्नी में भी बांट करके पूरे भारतीय समाज को तार कर दिया है, छिन्न-भिन्न कर दिया है और गरीब भारतीय भाई बहनों को जो है वो अंग्रेजों की गुलामी के वक्त से भी बदतर जो है नारकीय जीवन दिया है। तमाम तर्क जो है इस तरह के उन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के आगे वो फेल हुआ करते थे। सिर्फ एक कारण से, वो कोई भी बात उठाई जाती थी वो तुरंत जो है घुमा करके बीजेपी RSS पर आकर के वो टिक जाते थे। उनके नज़रों में बीजेपी RSS से कोई अधिक दुष्ट और अधिक देश के लिए खतरा और उनके समाज के लिए खतरा जो है वो लगता नहीं था। और वो दौर था कि
उनका इस कदर ब्रेन वॉश किया गया था कि उनको सारे मुद्दे भुला करके सिर्फ एक मुद्दे पर काम करना है कि बीजेपी को हराना है। और वो किन कारणों से है और वो किन कारणों से इस तरह का एक ब्रेन वॉश और मैनिया हमारे उस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में था, उस पर कुछ प्रकाश जो है वो डाला भी गया था। इसमें जो है वो प्रमुख भूमिका जो है आरएसएस की है, जो कि उसने जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात वो बोलता रहता है कि यह हिंदू राष्ट्र है। तो उससे एक दहशत और फिर कुछ कट्टरवादी तत्व हैं इसमें, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, वो इस आरएसएस के ये झूठ बोलने के कथन को वो दहशत के रूप में फैलाते हैं कि भाई कि आरएसएस के कारण जो है वो ये हिंदू राष्ट्र में ये बन जाएगा और हमारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, ये हमको पाकिस्तान भगा देंगे। तरह तरह की एक डर और दहशत और पूरे इस डर और दहशत, भ्रम और अफवाह के माहौल में जो है फिर वही देश की सबसे बड़ी दुश्मन जेएनपीसी जो है वो फिर उसका दोहरा शोषण कि नहीं, जब तक मैं हूं तब तक जो है या आरएसएस या बीजेपी जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएगी। आप मेरे साथ रहिए, हमारा वोट बैंक बन के रहिए और एक मुफ्त जो है वोट करिए और हम नहीं बनने देंगे। इस बात को और भी जो इस तरह से समाज विरोधी माने पार्टियां जो कि जातीय के आधार पर, प्रांतीयता के आधार पर, भाषा के आधार पर पार्टियां बनी थी, वो भी इसी चीज को भुनाने के लिए जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के वोट पर जो है डाका डालने लगी। और इसमें खास करके उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जो है वो इस मामले में वो इस जेएनपीसी से आगे निकल गए और काफी उनका आधार भी काट दिया। तो जब तक ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो है वो जेएनपीसी की होड़ में, यानी उनके इस वोट बैंक को काफी वो हल्का नहीं किया, तब तक उत्तर प्रदेश जैसे, बिहार जैसे में वो हारने वाली नहीं थी। और ये हमारा जो समाज है, मैंने इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज जो है वह सबसे बड़ी दुश्मन वो इस देश की बीजेपी और आरएसएस है। और ये महीने भर करके वह जेएनपीसी के खिलाफ, वामपंथियों के खिलाफ, समाजवादियों के खिलाफ, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, किसी भी पार्टी के खिलाफ ये समाज जो है या इस समाज की मानसिकता जो है सुनने को तैयार नहीं थी। इस कदर जो है वो ब्रेन वॉश और जो है छोटे तबके से लेकर के पढ़े लिखे बौद्धिक वर्ग, इस तरह का या ब्रेन वॉश और जो है मैनिया जो है उनके दिमाग में ठूसा हुआ था। खैर, भारतीय वाम ताकत दल ये जो भारतीय एकता की बात कर रहा है, कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसे भी समाचार हैं कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज जो है अब कुछ मैंने एकता के नाम पर एक विश्वास हो चला है और उनको भी हो चला कि भाई सबको एक साथ में रहना है। हाँ, लेकिन सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो है पंथ की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, यह भी धीरे धीरे वो समझने लगे हैं। अब दूसरी ओर जो है ये बीजेपी वाले, बीजेपी जो है अब जो है वो सारी सारे वो गलत हथकंडे वही अपना रही है जो जेएनपीसी 60-70 सालों से अपना रही थी। ये डरा करके वोट माने
ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को डर, दहशत और अफवाह का शिकार बना करके वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हुए उनका वोट ले रही थी। अच्छा, जितने भी मीडिया वाले, एनडीटीवी, आज तक वाले जो सभी लोग जो है इसको मैंने इसी डर और दहशत के कारण जो है वोट बैंक की तरह जो उनका शोषण हो रहा था, दोहन हो रहा था, और जो है वो बेचारे एक मानसिक दलदल फंसे हुए थे, उसको ये जो मीडिया उनके द्वारा जो पैदा किया गया था, और ये भी उसी प्रकार से ब्रेनवाश टाइप के हैं। तो वो बोलते थे कि ये इनके पारंपरिक वोटर हैं। इन्हें बोलते थे कि भाई कि किन परिस्थितियों में और किन परिस्थितियों में और किस दहशत में ये जो है वो जो है वोट बैंक बनने के लिए उनका शोषण हो रहा है। इसको नहीं बोलते थे, इसको एक मुलम्मेदार शब्द में बोलते थे, इनका पारंपरिक वोटर है। तो अब जो है तो ये जो बीजेपी है बराबर बोलती थी कि तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण, और तो उस तुष्टीकरण की असलियत यह थी कि इस जेएनपीसी ने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से उनको डरा करके, उनको दहशत में रख करके, आरएसएस और बीजेपी का हवा दिखा करके वोट तो ले लिया, लेकिन उनकी माली हालत सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ धार्मिक बातों पर शोषण जरूर किया, क्योंकि उनको माने कि मस्जिद जाने की, हज में छूट और जो भी है, और कुछ यानी मौलवी और मौलाना जो मौलाना थे उनको खुश करने के अलावा जो है पूरे समाज जो है जिनसे इसने वोट लिया उसकी माली हालत को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। और यहाँ तक कि उस जेएनपीसी के मन में क्या बसा था, क्या भावना थी जो उस समाज के प्रति, उस समाज, कौन समाज, इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज के प्रति क्या भावना थी, वह भी के प्रति जो है क्या उसकी मन में बैठी हुई, मन के अंदर या मन की तलहटी, यानी बॉटम, मतलब कि बॉटम ऑफ द हार्ट ये थी कि एक बहुत बड़ा नेता बोला था कि यदि ये मुसलमान गटर में रहना चाहें तो गटर में ही रहें, गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है, ये भी बोला था। और उसी में से एक जो है, और उसी जेएनपीसी में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से ही एक जो है बहुत बड़ा कद्दावर नेता था, उसने भी कबूल किया कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। तो ये मन के अंदर वास्तविकता को बताने वाला, हकीकत को बताने वाली ये भावना थी। कब? जबकि वो बदनाम, जब ये तबका की बदनाम हो रहा था कि तुष्टीकरण के, और जबकि वो किसी दहशत, किसी अफवाह का शिकार होकर के जो है उस जेएनपीसी को या समाजवादियों को या बहुजन समाज पार्टी को या वामपंथियों को या टीएमसी को जो है का पक्ष वो ले रहा था। तो ये बीजेपी वाले तुष्टीकरण बात बोलते थे। और एक बात और, ये स्थिति तो थी, और इस सच्चाई का बिल्कुल रूबरू बयां करने वाला एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी। और ये सच्चर कमेटी एक वो राजेंद्र सच्चर थे, वो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्हीं की अध्यक्षता में एक जो है वो जो है सच्चर कमेटी बनी थी। और मतलब इसी वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की हालत का एक आकलन करने के लिए उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने
पूरी पूरी पोल खोल दी इस जेएनपीसी की, और जेएनपीसी को बहुत अच्छी तरह से जो है उसने आईना दिखा दिया। हालांकि वो सज्जन कमेटी इस जेएनपीसी के द्वारा ही वो गठित थी। अब और उसने जो 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 अपना एक निष्कर्ष दिया कि भाई कि ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की हालत तो जो है मैंने सबसे गरीब भारत में जो है तुलनात्मक दृष्टि से सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगार, और बोला कि कहीं कहीं तो इनकी हालत जो है जो शेड्यूल कास्ट कहे जाने वाले, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात कहे जाने वाले, या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से उनसे भी बदतर है। किसकी? जिसका ये वोट जो है 60-70 साल से लेकर के सत्ता का भोग करती रही जेएनपीसी। ठीक वैसे ही उसी प्रकार का एक मानसिक दोहन, मानसिक शोषण जो है अब जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का या उनकी मानसिकता का दोहन बीजेपी कर रही है। बीजेपी जो है वो ये डरा रही है कि हजारों वर्षों की तपस्या के बाद मोदी जी आए हैं, यदि हिंदुत्व की रक्षा करनी है तो मोदी जी को बनाए रखना वो जरूरी है। मोदी जी चले गए तो जो हिंदू जो है बिल्कुल अनाथ हो जाएंगे, और अनाथ ही नहीं हो जाएंगे बल्कि ये इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा, और गजवाई हिंद आ जाएगा। ये मुसलमान लोग जो अब अपनी आबादी ये बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाते बढ़ाते जो है इसको अपना जो है इस्लामिक स्टेट बना देंगे। इसकी रक्षा सिर्फ जो है मोदी जी वो कर सकते हैं। इस प्रकार का एक ब्रेन वॉश मैनिया बीजेपी के जो सिपा सालार हैं वह हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन समाज में ये ठूसने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैनिया और एक ब्रेन वॉश किए हुए हैं। इसलिए अब उनके जो समर्थक हैं वो यदि उनसे एकता की बात करिए वो सुनने को उनको तैयार नहीं होते हैं। भगत सिंह की बात करिए उनको यानी उसको भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। संविधान की बात करिए उसको सुनने को तैयार नहीं होते हैं। सिर्फ हिंदू राष्ट्र की एक मैनिया, अंग्रेजी में कहते माने एक दिमागी भूत, वो ये सब जो ठूसे हुए हैं उनके दिमाग में वो समाया हुआ है। भारतीय आवाम ताकत दल का ये कहना है कि ये जो शक्तियां हैं जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांदलाल चौकड़ी, काकस और बीजेपी वाले जो है इस देश के बहुत ही खतरनाक दुश्मन है सब इस समाज की। और इस तरह से कह करके भारतीय समाज को कमजोर करना, ये जरा इसे और जब ये इस तरह की बात होती है तो ये उनके दिमाग में भारतीय समाज की कल्पना वो करते ही नहीं है कि भाई कि हमारा भारतीय समाज ऐसा समाज है जिसमें विभिन्न आस्थाओं के अनुयायी जो है इसमें रहते हैं, और सबको एक साथ में रहना है। और जब तक सब लोग एक साथ में रहने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे तो ये अपना भारतीय समाज कमजोर होगा, देश कमजोर होगा। और जो कमजोर देश पर कोई भी प्रगति हो, एक्सप्रेस वे, हाईवे, फ्रेट कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये बिल्कुल काम में नहीं आएगा। तो और इस तरह की जो मैनिया है, कोई भी तर्क संगत बात, कोई भी तथ्य की बात को वो सुनने को तैयार नहीं होते। अब संविधान की बात करेंगे, संविधान की वो संविधान का मजाक उड़ाएंगे। देश की एकता की बात करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे।
इस तरह से जो यानी जो जो देश हित के जितने भी आप तर्क देंगे, तथ्य रखेंगे, उसी की जो जड़ खोजने की जो शैली है, ये कम्युनिस्टों की है। कम्युनिस्टों से आप बस करिए, यानी वाम दल के जितने भी उसके प्रवक्ता हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे बात करिए, तो वो क्या करते हैं कि जो आपकी सर्वोच्च मान्यता है उसी पर आक्रमण करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज है, तो वो उसके दिमाग में है कि हमारे अल्लाह, खुदा या कुरान जो है ये सर्वोच्च है, और यदि हम उसका उदाहरण देंगे तो ये सामने वाला कम से कम मान जाएगा। तो वो कम्युनिस्ट के जो प्रवक्ता हैं क्या करते हैं कि वो अल्लाह के ही अस्तित्व को अल्लाह या खुदा के ही अस्तित्व को वो खोदना शुरू कर देंगे। उसी को प्रश्न के सवाल के घेरे में डाल देंगे। कुरान को जो है वो घेरे में डाल देंगे, ताकि उसके आधार पर यदि आप कोई तर्क बनाना चाहें तो वो तर्क जो है उनके आगे जो है वो हल्का हो जाए। तो इस तरह की जो है एक बहुत घातक शैली जो है इन कम्युनिस्ट वाले जो है वो प्रवक्ताओं की होती है। हालांकि उनको ध्वस्त करने के हालांकि उनकी शैली को और उनके तर्कों को ध्वस्त करने के और तरीके हैं, क्योंकि भारतीय वाम ताकत दल ऐसी शक्तियों से सामना करते करते वो समझ गया है कि ये ध्वस्त कैसे होंगे, कैसे भागेंगे, कैसे मैदान छोड़ के भागेंगे। ये धीरे धीरे मन पड़ रहा है अनुभव से। यदि उदाहरण के लिए यदि इन कम्युनिस्टों को आईना दिखा दिया जाए कि तुम्हारा क्या कि तुम जो इसमें जो नाम लिया जा रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद या जिहादी आतंकवाद, वो जितनी मैं और आतंकवाद और जितना उसके विषय में और विश्व स्तर पर कहा जा रहा है, जितनी उसने हत्याएं की हैं, हिंसाएं की हैं, उसका लाखों गुना हत्या और बिल्कुल सामूहिक रूप पर नरसंहार इन कम्युनिस्टों ने किया है। जिहादी आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, जिसका हालांकि नाम भी गलत है, ये बोला गया है, वो आतंकवादी होते हैं, लेकिन कम से कम उन्हीं की शब्दावली को यदि कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए, जिहादी आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद जितना मैंने जितनी हत्याएं की हैं, जितने नरसंहार किए हैं, उसका लाखों गुना ये दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ये इन कम्युनिस्टों ने किया है। 2 करोड़ रूस में, 10 करोड़ आपके चीन में, तिब्बत में कई लाख, कंबोडिया में 20 लाख, भारत में जो है वो पश्चिम बंगाल में जब इनका शासन था 48,000, केरल में 10,000। इस कदर के ये नरसंहारी हैं। ये आईना जो है, अब कोई आईना इनको दिखाने वाले होता नहीं है, और इनकी चाहे सत्ता में रहें और चाहे न रहें, तो बस गुंडाई और हिंसा इनकी नीति है। इन तथ्यों के द्वारा यदि इन वामपंथियों को चहटा जाए तब जाकर के ये भागेंगे। और उसी प्रकार इनको भी जेएनपीसी के जितने भी वो प्रवक्ता हैं, और उसी प्रकार बीजेपी के जितने भी ये प्रवक्ता हैं, उनको भी चहटने की आवश्यकता है। तो उसमें एक पंडित जी थे, तो हमने पूछा कि भाई पंडित जी जरा बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा वो किस स्तर तक हुई है। वो पंडित जी बताने को तैयार नहीं थे कि वो किस स्तर तक उनकी शिक्षा है। मैंने कि प्राइमरी, आपने प्राइमरी पास किया है या मिडिल पास किया है या हाई स्कूल या इंटर, कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। बस मोदी भक्ति में, जब तक मोदी है तब तक हिंदुत्व है, जब तक मोदी है तब तक हिंदुत्व है, बस इसके अलावा वो सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी
जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि भारतीय जनता दल जो देश के लिए बहुत जरूरी है, जानबूझ करके कठिन काम, सभी लोग कहते हैं कि ये जहाँ की जनता जातिवाद में, खंड खंड जातियों में और जो है जातिवाद में और सांप्रदायिकता में, भाषावाद में, प्रांतवाद में, क्षेत्रवाद में पूरा धसी हुई है। और इसके तमाम कट्टरवादी तत्वों का जो है वो इसी आधारित तमाम वो उनका बोलबाला है। आज लोग जो है बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, सारे गुजराती इकट्ठे हो जाओ, सारे जो है तमिल भाषा के आधार पर इकट्ठे हो जाओ, सारे तेलुगु भाषा के आधार पर इकट्ठे हो जाओ, सारे जो है वो जो मलयालम जो भाषा या केरला के आधार पर इकट्ठे हो जाओ, बंगाली के आधार पर इकट्ठे हो जाओ, सारे सिख वाले इकट्ठे हो जाओ। यहाँ इस तरह की इतनी भयानक बीमारियां हैं, उसमें भारतीय एकता की बात चलाना, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि यह काम कितना कठिन है। तो भारतीय जनता दल ने जानबूझ करके ये कठिन काम को ही अपने हाथ में लिया है कि यदि और वो यही समझा रहा है कि यदि ये भारत राष्ट्र को कायम रखना है तो भारतीय एकता उसका एक कार्नर स्टोन है, नींव का पत्थर है, फाउंडेशनल जो है वो स्टोन है, बुनियादी पत्थर है उसका भारतीय एकता। तो भारतीय एकता में हमारे पूरे देश के लोग आज आ जाएं तो आज भला, कल आ जाएं तो कल भला, और उसी आधार पर जो है कि जब से जागिए तभी से सवेरा, और उसके पहले सब अंधेरा, वही चीज है। तो इसलिए और इन शक्तियों को जो हमारे भारतीय समाज की विरोधी हैं, भारतीय समाज के दुश्मन हैं, और इस देश की भी दुश्मन है, भारतवर्ष की दुश्मन है, उनके शत्रु हैं, गद्दार हैं, इन शक्तियों का बाल बांका हमारे देश की कोई भी संस्था आज तक करने में बिल्कुल नाकाम रही है और अक्षम रही है। इतनी बड़ी न्यायपालिका, इतनी बड़ी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, इतनी हाई कोर्टें, इतने न्यायालय, इन खतरनाक ताकतों का बाल बांका भी नहीं कर पाई हैं और न कर सकती हैं कोई भी संस्था। छोटे मोटे सीबीआई और फलाने ठिकाने इनका तो पूछे ही मत। इसलिए इनको इनका निवारण करने की जिम्मेदारी अब सिर्फ जो है भारतीय जो अपने भारतीय भाई बहन हैं उनके कंधों पर ही है। और इसीलिए जो है वो भारतीय जनता दल कर रहा है कि बगैर कोई आंदोलन किए हुए, बगैर कोई जो है धूप में झंडा लेकर दौड़े हुए, कोई तकलीफ झेले हुए, सिर्फ मन में ठानना है कि ये ताकतें देश के लिए बहुत खतरा है, इस मुल्क के लिए बहुत खतरा है, भारतीय समाज के लिए खतरा है, ये मन में बिठाइए। और भारतीय एकता के लिए खतरा है, भारतीय भाईचारा के लिए खतरा है। तो देश को इनसे बचाना है, हमको इनसे बचाना है। तो नोटा का इस्तेमाल करिए, इसलिए कहा जाता है। और एक बात का और लोग हंसी उड़ाते हैं कि आपका जो यानी यूट्यूब के संदेश ये पहुंचता कहाँ है। अब सवाल यह है कि इसके संबंध में भारतीय जनता दल ने ये मौके बेमौके ये निवेदन करता रहता है कि भाई इस संदेश को जहाँ तक हो सके
हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको पहुंचाएं और पूरे ताकत के साथ, डर के नहीं। अब जैसे कुछ ऐसे समाचार मिल रहे हैं कि लोग आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन जो इनका तंत्र है इतना जकड़ा हुआ, उनको जो है दरकिनार करने में लगा हुआ है। जैसे न्यूज़ 18 इंडिया का एक जो है वो पत्रकार है, उसका नाम है प्रतीक त्रिवेदी या द्विवेदी, या प्रतीक द्विवेदी है, प्रतीक द्विवेदी। वो भैया जी कहन करके एक प्रोग्राम वो चलाता है। तो जो ये विधानसभा के चुनाव के दौरान जो है लोगों का मत जानने के लिए वो प्रोग्राम जो है, और जब भी चुनाव आता रहता है तो वो करता रहता है। तो उसमें कह दिया कि भाई तो उसमें उसने कह दिया कि भाई कि ये जो कांग्रेस जो थी, जो कहती थी कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, यह वस्तुतः जो है अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल थी। इसी के आसपास वो तथ्य कहा। तो उसको इस न्यूज़ 18 इंडिया का प्रतीक त्रिवेदी जो कि भैया जी कहें वो कार्यक्रम जो कि वो चला रहा था, उसने उस अपने भारतीय भाई को उस मजमे से बाहर करवा दिया। अभी सुनने में आया है कि वो कोई अदिति त्यागी है इसकी जी न्यूज़ की, उसमें कोई वो, अब चूंकि भारतीय ताकत दल, अब देखिए अब तक तो ये इस तरह की मैनिया जो फैलाए थे, जबकि एनपीसी का शासन था, और आज भी ये बीजेपी और आरएसएस के जितने सिपह सालार हैं वो यही वो यानी दो तरह की मैनिया दो तरह की ब्रेन वाशी वो फैला रहे हैं। एक तो यदि हिंदुत्व को की रक्षा करनी है तो मोदी जी को बनाए रखिए सत्ता में, नंबर एक। और देश की समस्याओं के लिए ये नेहरू परिवार जिम्मेदार नहीं है, ये मुसलमान जिम्मेदार है। दो तरह की ये घातक जो है दुष्प्रचार चल रहा है बीजेपी के द्वारा, और ये सबसे बड़ा जो है वो राष्ट्रद्रोह है। तो ये भारतीय जनता ताकत दल जब से ये बताना शुरू किया है कि नहीं भाई, सबसे बड़े घातक किस्म का गद्दार कोई रहा है तो वो जवाहरलाल नेहरू था, और उसको बनाने वाला ये गद्दार था मोहनदास करमचंद गांधी। इसीलिए तो जो है एनपीसी वालों ने इसे मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता, महात्मा, सत्य के पुजारी, अहिंसा के पुजारी, तमाम से एक ढाल के रूप में, बहुत मजबूत ढाल के रूप में बनाया, ताकि एनपीसी अपने पाप को, सारे पाप को, देश को बांटने का पाप हो, तमाम दंगा करवाने का पाप हो, जातवाद फैलाने का पाप हो, देश को लूटने का पाप हो, सारे पाप जो है इस तरह के पाप को ढकने के लिए एक बहुत मजबूत ढाल के रूप में एक इस गांधी को ये राष्ट्रपिता है, तो सत्य का पुजारी है, अहिंसा का पुजारी, इस टाइप से। और वैसे भी ये जो गांधी था, ये शुरू से देश के खिलाफ जो है वो इसकी गद्दारी चल रही थी। शुरू में जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि हमारे जो अमर शहीद हैं, इन अंग्रेजों के खिलाफ जान देने के लिए तैयार थे सबको, हालांकि उनके पास साधन नहीं था, वो सरकारी खजाना भी लूटते थे बेचारे पैसे के लिए। काकोरी कांड जो है इसी का जो है वो उदाहरण है। तो अंग्रेजों को भगाने के लिए, जान भी देने के लिए, और इन लोगों ने अपना जान भी दिया हंसते हंसते।
वहीं वहीं दूसरी ओर ये गद्दारी करते हुए मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवाया। और 1919 में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जो कट्टरवादी कुछ तत्व जो है टर्की की बात को लेकर के भारत में अपने देश भारत के अंदर खिलाफत आंदोलन चलवा रहे थे, उसको इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने आज़ादी की लड़ाई का या आज़ादी की जंग का नाम दे दिया इसने, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। और जब फांसी वो लगने वाली थी हमारे, मैंने इन तीन अमर शहीदों को, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव, अमर शहीद राजगुरु को, तो देश और वो कांग्रेस के अंदर भी ये इस पर निवेदन कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे कि जाकर इरविन से कहिए, लॉर्ड इरविन वायसराय से कि इनकी फांसी रुक जाए। तो पहले तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी बहुत बहाने कर रहा था यानी न मिलने के लिए, और वो उन बहानों पर चर्चा नहीं की जाएगी, लेकिन बहाने बहुत किया। तो जब देखा कि भगत सिंह की लोकप्रियता बहुत ऊपर जा रही है और इसकी लोकप्रियता बहुत धस रही है, तो इस स्थिति से बचने के लिए वो किसी तरह से मजबूरी में गया लॉर्ड इरविन के पास, लेकिन वहां भी अपनी उस दुष्टता से बाज नहीं आया और जाकर के वो सलाह दे आया कि या आपकी भलाई में, मैंने लॉर्ड इरविन या अंग्रेजी सरकार की भलाई में है कि इनको जो है 12 घंटे पहले मार दीजिए। इसीलिए जो फांसी उन अमर शहीदों की 24 मार्च को लगने वाली, 24 मार्च 1931 को लगने वाली थी, वह 23 मार्च की शाम को ही, और ये फांसी के इतिहास में बिल्कुल पहली और अद्वितीय घटना थी। तो हमारे वो अमर शहीद जिनको आज भी हमारे सभी भारतीयों के, सभी भारतीय भाई बहनों के, सभी आदरणीय भारतीय अवाम के दिलों में भगत सिंह जैसे लोग, शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोग बिल्कुल हमारे आपके दिलों में राज करते हैं। एक जो है राष्ट्रभक्ति के सबसे बड़े आदर्श, सबसे बड़े प्रतिमान, सबसे बड़ी वो प्रतिमूर्ति के रूप में उसको ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो है 12 घंटे पहले मारने का सलाह दे आता है। कौन? जिस पर कि ये दबाव था और लोगों का निवेदन था, प्रार्थना थी कि जाकर इनकी फांसी रुकवाओ। ये गद्दारी उसके देखिए। नेहरू कितना महत्वाकांक्षी है सत्ता के लिए, ये मालूम था इसको, मोहनदास करमचंद गांधी को। और ये 19 से 30-31 के आसपास कहा था कि बोला भी था सार्वजनिक रूप से, ये मोहनदास करमचंद गांधी बोला था कि हमारा कोई राजनीतिक वारिस नहीं है। 10 ही वर्ष बाद वो इसने पलटी मारी और बोल दिया कि हमारा राजनीतिक वारिस ये बोला कि हमारा राजनीतिक वारिस ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो हमेशा जो है एक दोहरी नीति, या जिसको बोलते हैं दोगली नीति, जो है ये अपनाता रहा गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में, जो कि 1938 और 39 में हुए थे, क्या क्या साजिशें की इसने की, क्या साजिशें मोहनदास करमचंद गांधी ने जो है हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ क्या क्या साजिशें की और खास करके जो त्रिपुरी अधिवेशन में जो इनको अपमानित करने के लिए, हराने के लिए एक कैंडिडेट को खड़ा किया, सीता रमैया पट्टभी रमैया को, तब भी
तभी हमारे सुभाष चंद्र बोस की जो लोकप्रियता थी उसको उसी कारण जो है ये गांधी के कैंडिडेट को और वो गांधी ने पूरा अपना राजनीतिक लोकप्रियता, राजनीतिक करियर दांव पर लगाया था। पूरा घूम कर प्रचार किया था सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। इसने प्रचार किया था कि सीता भी रमैया, पट्टा भी रमैया, की हार मेरी हार है। तब भी सुभाष चंद्र बोस ने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की उस साजिश को नाकाम किया और जो है वो उस चुनाव में उनके कैंडिडेट सीता भी रमैया, पट्टा भी रमैया को हराया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीतने के बाद भी उनको इस तरह से मजबूर किया कि उनको अपने उस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद वो बंगाल प्रदेश चले गए और वहां भी इसी जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की जो मंडली थी वो बंगाल में भी जो है उनको मजबूर किया। हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मजबूर किया तो वो बंगाल प्रदेश कांग्रेस को भी उनको छोड़ना पड़ा। और उसके बाद वो समझ गए कि यदि अंग्रेजों को भगाना है तो ये जिसको जनता भ्रम में पड़ी हो कि ये आज़ादी की लड़ाई या जंग लड़ रहे हैं, ये कितना बड़ा धोखा हो रहा है। तो उन्होंने सोच लिया कि जब तक कुछ ऐसी शक्तियों के जो कि इन अंग्रेजों के ऊपर भारी पड़ती हों, उनका साथ नहीं लिया जाएगा, तब तक ये अंग्रेज जो है ये परास्त नहीं होंगे। बाहर वो निकल गए और कितनी तकलीफों के साथ वो निकले। तो गांधी के राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते में सुभाष चंद्र बोस जो है सबसे बड़े रोड़ा और कांटा थे। तो उनको हटाने के लिए फिर इसने इसी जो है इसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू को लगाया। और ये जवाहरलाल नेहरू जो है रूस के शासकों से मिलकर के उसी रूस के ही जेलों में अपने परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को निर्मम यातनाओं के साथ उसकी हत्या करवाई। हत्या कराने के बाद झूठी कहानी बनाना कि नेताजी जो वो जापान से चले थे, हवाई जहाज से चले थे, उनका जो है ताइवान फार्मूसा के पास वो जहाज दुर्घटना हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, ये झूठी, ताकि ये जो गद्दारी किया इसने जवाहरलाल नेहरू ने, उसकी ओर किसी का भी ध्यान न जाए, इसलिए इसने जो है वो झूठी कहानी बनवाई। इतने शातिर किस्म के गद्दार तो था ही। और फिर इस पर लोग इसको सही माने तो उसको विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए कि देश उस पर विश्वास करे, तो उसने जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज शाहनवाज के जो है कमीशन ऑफ इंक्वायरी के द्वारा ठप्पा लगवाया कि हाँ वो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है वो हवाई जहाज की दुर्घटना में हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। इस तरह का उसने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो है शाहनवाज की जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी थी उसके द्वारा जो है उस झूठी कहानी पर वो झूठी कहानी क्या थी कि नेताजी की मृत्यु जो है वो हवाई जहाज की दुर्घटना में हुई थी और वो वहाँ से जापान से चले थे और उनका हवाई जहाज जो है वो ताइवान और फार्मूसा के पास वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसी रचित फैब्रिकेटेड मैन्युफैक्चर्ड कहानी पर जो है सत्यता की मुहर के लिए कि देश यानी इसी पर विश्वास करे, इसी को सत्य माने, इसी को सही माने और किसी का भी ध्यान इसी जो जिसने गद्दारी की थी जवाहरलाल नेहरू ने अपने
अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को की हत्या करवाने में उधर जो है किसी का ध्यान न जाए, इसलिए इसने झूठी कहानी बनवाई और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के मैंने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के कमीशन ऑफ इंक्वायरी द्वारा ठप्पा लगवाया। और यही नहीं, फिर उसकी बेटी जो गद्दार थी वो इंदिरा, उसने भी जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज खोसला के द्वारा उसने भी इस तरह का ठप्पा उस झूठी कहानी पर कि नेताजी की मृत्यु जो है वो हवाई जहाज दुर्घटना में हुई थी, उसने भी ठप्पा लगवाया। वो तो मैंने धन बनाई कि जो तीसरा जो मुखर्जी कमीशन बैठा उसने कहा कि ये जो इस तरह की जो बात कही गई है, ये जो कहानी रची गई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है हवाई जहाज दुर्घटना में हुई है, ये कहानी सही नहीं है। तीसरा कमीशन जो कि बैठा था 1999 में। तो इतने बड़े ये शातिर किस्म के हैं ये सब। और देश बांटने में तो खैर यानी देश को जाना चाहिए, सिर्फ जो है नेहरू के हाथ में सत्ता है। इसने क्या क्या गद्दारी जो है मोहनदास करमचंद गांधी ने नहीं की। कांग्रेस में एक भी आदमी जो है वो नेहरू को चाहता नहीं था। 15 में से 12 प्रांतीय इकाइयां चाहती थी सरदार पटेल को, दो चाहती थी जो वो जेबी कृपलानी को, एक किसी और को। नेहरू को कोई कांग्रेस के अंदर नेहरू को कोई चाहता ही नहीं था। और जैसा कि भारतीय आवाम ताकत दल ने बताया है कि वो जिन्ना जब जिन्ना साहब ने देखा कि किस तरह की ये खुराफात और साजिश कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री पद का दावा जो है इन्होंने ठोक दिया। जब ठोक दिया और खास करके इसी संबंध में जिन्ना साहब का जो मेडिकल सेक्रेटरी था वो कांग्रेसियों को पत्र भी लिखा कि भाई इनको बोन टीबी हुई है। तो जिसका मतलब था कि भाई कि ये कुछ ही वक्त के मेहमान हैं, इसलिए इनको बनाने में इसलिए इनको भारत का प्रधानमंत्री बनाने में कोई हर्ज नहीं है। और वो चिट्ठी जो है पूरे सार्वजनिक हो गई, पूरे देश के लोग जान गए थे। तो देश में, पूरे देश की आवाम में, जनता में ये आम धारणा बिल्कुल वो फैली हुई थी कि यदि देश को विभाजन से बचाना है तो एकमात्र विकल्प है वो जिन्ना को ही इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनाने में। तो यह हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम बहुत आसानी से, बहुत सरलता से यह अंदाज लगा सकते हैं कि जहां पर कोई संभावना नहीं है, कांग्रेस के अंदर एक भी जो है वो समर्थक नहीं है इस गद्दार नेहरू का। जनता भी चाह रही है जो है वो जिन्ना साहब को कि वही जो देश के, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो इसके समर्थन में कोई था ही नहीं। तो ये कितनी बड़ी साजिश ये दोनों मिलकर के किए होंगे, इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। बहुत बड़ी साजिश उन्होंने किया, बहुत ऊंचे दर्जे की। और उनको मालूम था कि यदि देश बटा तो आबादियों का हस्तांतरण होगा। आबादी का हस्तांतरण मतलब मारकाट। लेकिन सत्ता की हवस इतनी हावी थी कि आमादा थे देश बांटने पर। देश न बटे जो है वो उस समय की कांग्रेस की बहुत ही कद्दावर
कद्दावर नेत्री थी वो अरुणा आसिफ अली। चूंकि उसमें लाल किले में जो है INA आजाद हिंद फौज पर ये अंग्रेज जो है मुकदमा चला रहे थे। उस आजाद हिंद फौज में तीन लेफ्टिनेंट जनरल तीनों समुदायों के, एक हिंदू के, एक सिख के, एक मुस्लिम के, उन पर जब और कौन थे जो है लेफ्टिनेंट जनरल सहगल, लेफ्टिनेंट जनरल वो ढिल्लन जो कि सिख थे, और लेफ्टिनेंट जनरल शाहनवाज। तो इन पर भी जब वो मुकदमा अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाने लगा, पूरे देश में बड़ा विरोध हुआ, देश में पूरी एकता आ गई, यानी हिंदू मुस्लिम सिख के बीच में। इस माहौल को देख करके अरुणा आसिफ अली ने चिट्ठी भी लिखा इस मोहनदास करमचंद गांधी को कि भाई कि माहौल बड़े पक्ष का है, मतलब का है, जिसमें बड़ी एकता है। इसका इस्तेमाल करके देश जो बटने के खतरे के कगार पर आ गया है, उसके विरुद्ध जो है हम लोग जो है वो प्रयास करें, आंदोलन चलाएं, धरने पर बैठें, आमरण अनशन करें। चिट्ठी लिखा। तो ये कुतर्क इसने दिया गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने कि यह वो एकता उकता नहीं है, ये तो हिंदू मुसलमान जो है दीवारों पर हाथ मिला रहे हैं। अंग्रेजी में बोला था कि दिस इज नॉट एन यूनिटी, हिंदू एंड मुस्लिम्स आर ज्वाइनिंग हैंड्स एट दी बैरिकेड्स ओनली, बोला था। और फिर इस पत्र के जवाब में वो जो कद्दावर नेत्री थी अरुणा आसिफ अली ने फिर पत्र लिखा इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को कि हाँ भाई ठीक है, हिंदू मुसलमान जो है वो दिवालों पर ही वो हाथ मिलाते हैं, लेकिन एकता यहीं से शुरू होती है। लेकिन तब भी नहीं माना। देखिए अब ये एपिसोड वो लंबा ना हो पाए, और भी बातें बतानी है, और बहुत जल्द जो है वो भारतीय वामताकत दल आप लोगों के बीच में आएगा, ये सारी बातों का खुलासा करेगा और भारतीय एकता जो है वो ला के रहेगा। ये यानी इन ताकतों की दुष्टता का इसको अंदाज हो गया है, इस बात नहीं है। और कितनी ताकत चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन वो सारी ताकत जो है हम भारतीय भाई बहनों की है। तो उसको एक करना है, और इस ताकत के आगे सारी ताकतें फेल। तो भारतीय वामताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को ही ताकतवर बनाना चाहता है, और उसी ताकत को से डर करके ही तो ये भारतीय वामताकत दल के खिलाफ ये साजिशें कर रहे हैं, धमकाते हैं, वो करते हैं। तो अभी फिलहाल तो और इसको विस्तार से बोला भी क्या था। तो ये गांधी जो है जो गद्दारी किया कि एक तो जो है देश को धोखे में रखा, कहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए वो जो कि उसमें गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, उसने एक शर्त रख दिया कि भाई कि नेहरू को सत्ता तभी मिल सकती है, नेहरू प्रधानमंत्री तभी वो बन सकता है जबकि इसमें भारत का एक टुकड़ा काट करके जो बहुत चो कर रहा है ये जिन्ना जो है उसको मुंह में डाल करके पहले उसका मुंह बंद किया जाए, और इन सबों की साजिश बिल्कुल सही निकली। ये बेवकूफ जिन्ना जो है पाकिस्तान की बात पर वो चुप हो गया। अब यही तो समझने वाली बात है। जो भारत के प्रधानमंत्री का दावा ठोक रहा था, वो जिन्ना बेवकूफ जो है वो पाकिस्तान की बात पर कैसे मान गया। और यही अंदाज था, यही अंदाज और यही साजिश थी
गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की और गद्दार जो है जवाहरलाल नेहरू की। तो उनका ये अंदाज बिल्कुल अंदाज या साजिश बिल्कुल, और उस साजिश के अनुसार जो अंदाज था कि ये चुप हो जाएगा यदि इसके मुंह में जो है पाकिस्तान का टुकड़ा डाल दिया जाए, और चुप भी हो गया वो। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो भारत के प्रधानमंत्री का दावा ठोक रहा था जिन्ना जो है, वो पाकिस्तान की बात पर वो जो है यानी उस दावे से कैसे पीछे हट गया और वो चुप हो गया। और बात यहीं तक नहीं थी। जब आबादियों का हस्तांतरण की बात आई, मारकाट फैल गई, तो इसने नाटक के रूप में नाटकीय रूप में ही इसने कहा था, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उस गद्दार जो जवाहरलाल नेहरू से कि भाई तुम जो है प्रधानमंत्री का पद छोड़ दो और जिन्ना को बनने दो। तो यदि उसका दावा न होता तो ऐसा वो कहता। ऐसी बात जो है मोहनदास करमचंद गांधी कहता नहीं कहता ना। तो जिन्ना का दावा था और देश भी चाह रहा था, और काफी लोग चाह रहे थे कि कम से कम जिन्ना यदि प्रधानमंत्री हो गए होते तो कम से कम पाकिस्तान नहीं बनता। तो जो अमेरिका जो है जो अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, यूरोप हुए, इनकी चाल भी नहीं चलती भारत के खिलाफ जो है। ये मोदी महोदय का दौरा भी नहीं होता जो बांग्लादेश है। और पाकिस्तान के नाम पर जो पूरी राजनीति चलती है अपने देश में, यानी उन सारे जो है राजनीतिज्ञों का, राजनीतिक पार्टियों की दुकान भी वो बंद रहती। और एक वो परसों जो है, देखिए ये एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है। कालादान एक जो है परियोजना की बात हो रही है, इसलिए कि आप देखेंगे जो भारत का नक्शा जो है जो ही जो है ये पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ता है, तो इधर बांग्लादेश और उधर नेपाल और ऊपर भूटान के दबाव में एक 18 या 20 किलोमीटर का ही पतला गलियारा बच जाता है। तो नक्शा देखिए तो उसको वो जैसे मुर्गे की जो गर्दन होती है वैसा ही वो नक्शा बनता है उसका। और जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं, चीन भी चाहता है कि उसी मुर्गे की गर्दन को, और उसको बोलते हैं चिकन नेक, काट दिया जाए तो पूरा का पूरा तो भारत जो है वो भारत से कट जाएगा। तो यदि ये पाकिस्तान न बना होता तो बांग्लादेश अपने साथ होता। नेपाल भी भारत से नेपाल भी जो है भारत में वो भारत में मिलने को तैयार था, लेकिन ये सब जो है नहीं हो पाया गद्दार जवाहरलाल नेहरू के कारण। उसी के कारण जो है वो नेपाल भी नहीं मिला, पाकिस्तान बना। जब पाकिस्तान बना तो जो है वो बांग्लादेश भी बन गया, और वो चिकन नेक की समस्या रही। तो चिकन नेक का जब भी ये वर्णन करते हैं, कालादान जो है जो प्रोजेक्ट के विषय में आगे हम बताएंगे किसी और एपिसोड में, ये कभी नहीं कहते हैं कि ये जो विकट स्थिति भारत के लिए है, इसके पीछे सिर्फ जो है गद्दार जो है वो जवाहरलाल नेहरू का हाथ है, और वो इसकी जड़ में, कभी नहीं कहते हैं। तो इस तरह का इन सबों का एक साजिश है पूरे मीडिया वालों का, और मीडिया भी जो है वो बनाई गई, स्थापित की गई है उस गद्दार JNPC के द्वारा, इसलिए ऐसा बोलते रहते हैं। तो इसीलिए जो है वो भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि इनका जवाब वही नोटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
नोटा के संदेश को भले ये साजिश करें, ये मीडिया वाले साजिश करें, जेएनपीसी साजिश करे, बीजेपी साजिश करे, सारी साजिशों को फेल करके भारतीय एकता के आधार पर एक हो करके सिर्फ नोटा का इस्तेमाल करिए और इन ताकतों को नष्ट में नाबूद करना है नोटा के जरिए। अब देखिए बहुत लंबा हो गया, फिर भी तो इन आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहाँ पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।